नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। साथियों, बहुत से स्टाफ के कोर्ट केस को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं, शंकाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में सभी सवाल और शंकाओं का हम स्टाफ के जो प्राप्त हुए हैं मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, उन सब का इस वीडियो में हम निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ध्यान से देखें, समझें और बाकी स्टाफ में भी शेयर कर सकते हैं जिनके कोई ऐसे सवाल हो तो आज अभी हम इसमें जो सवाल ले रहे हैं वो मैंने नोट किए हैं। तो पहला सवाल हमारा होगा कि कोर्ट केस करने के बाद क्या नौकरी पे कोई ख़तरा तो नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो जाएगी। दूसरा सवाल जो होगा, कितने वर्ष की नौकरी के बाद स्थायीकरण के लिए हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो हमारा होगा कि चालक व संवाहक में कौन कोर्ट केस कर सकता है। जो संविदा चालक और संवाहक हैं डीटीसी के, उनमें से कौन पात्र है कोर्ट में केस करने के लिए। वह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से भर्ती संवाहक को क्या कोई अतिरिक्त अधिकार है या नहीं। चौथा सवाल जो होगा साथियों, केस का फैसला आने में कितना समय लगेगा, या केस करने के बाद कितने साल में हम पक्के हो जाएंगे, वो लागू हो जाएगा केस का फैसला। इसके बाद पांचवा सवाल है कि कैट कोर्ट के ज़रिए केस करें या लेबर कोर्ट के ज़रिए। काफ़ी सवाल उठा है ये कि कैट कोर्ट के ज़रिए हम केस करें या लेबर कोर्ट के ज़रिए। छठा प्रश्न है साथियों कि वकील की फ़ीस कितनी है, वकील कौन है और इस तय फीस में कहाँ तक की अदालती लड़ाई हमारी लड़ी जाएगी। सातवां प्रश्न है साथियों कि डेथ केस में भर्ती स्टाफ के अधिकार ज़्यादा मजबूत हैं या सामान्य भर्ती से जो डीटीसी में संविदा स्टाफ भर्ती है उसके ज़्यादा अधिकार हैं। आठवां प्रश्न है साथियों कि जो मेरे माध्यम से वकील राजीव अग्रवाल के पास केस डालने की प्रक्रिया जो है वो क्या है और स्टाफ उससे कैसे जुड़े, ये भी सवाल कई थे। नौवां प्रश्न है साथियों कि मैं कौन हूँ, कोई वकील हूँ, किसी यूनियन का आदमी हूँ, वकील का आदमी हूँ, इतनी सिरदर्दी मैं क्यों ले रहा हूँ, ये भी सवाल कुछ एक थे। तो बारी बारी से सभी सवालों पे आते हैं साथियों। पहला प्रश्न था कि कोर्ट केस करने के बाद क्या नौकरी पे कोई खतरा तो नहीं आ जाएगा, नौकरी में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तो साथियों, लेबर कोर्ट में पूरी प्रक्रिया के अनुसार जो भी संविदा कर्मचारी कोर्ट केस फाइल करता है उसकी नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आएगा जब तक कोर्ट केस का डिसीजन नहीं आता। विभाग हमारा मालिक बदलने का, कोई कहीं आउटसोर्स कर देने का, जो ये खतरे होते हैं, ठीक है, तो बिना किसी आधार पे कोई दंडात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई करने का, इस प्रकार का कोई भी खतरा कोर्ट केस में जाने वाले साथी के साथ नहीं आता है। और यह बात मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो धारणा बना रखी है स्टाफ ने, यह एक मिथक है कि अधिकारियों के टारगेट पे हो जाएंगे, विभाग परेशान करेगा, नौकरी खतरा आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता साथियों। कोई अधिकारी निगम के अंदर आपका दुश्मन नहीं है। आपके जो वैधानिक अधिकार हैं, जो मांग है, ये नीतिगत मामले हैं और इन नीतिगत मामलों में सरकार से मांग की जाती है अधिकारियों के माध्यम से, और वहाँ पर अगर नीति नहीं है तो अधिकारियों के भी हाथ बंधे हुए हैं। तो यह एक भ्रम है, इस भ्रम से बाहर निकलें। कोई यहाँ पर टारगेट नहीं किया जाता है, ना ही इतिहास में पीछे कभी किसी को टारगेट किया गया है इस तरीके से जो कोर्ट केस में गए हैं, और हमारे बीच में 4 लोगों के फैसले भी आ चुके हैं। तो इस भ्रम से बाहर निकलें कि कोई टारगेट करेंगे, नौकरी को खतरा है, ऐसा कुछ नहीं होता है साथियों, बल्कि नौकरी ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है। इस दौरान कोई अगर सरकार ऐसी नीति ले आती है कि आउटसोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप कोर्ट केस में हैं, रेगुलाइजेशन और सेम वर्क सेम पे को लेकर पे को लेकर के, तो जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आएगा आपको आपके स्टेटस के साथ, दर्जे के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। उस पर यथास्थिति रहेगी, कोर्ट का स्टे रहेगा, स्टे मिल जाता है अगर ऐसी स्थिति आती है तो। लेकिन जो केस में नहीं है उनको तो फिर भाई सरकार ही मालिक है या भगवान ही मालिक है साथियों।
तो पहले प्रश्न का ये जवाब है, ये पूरी तरह से तथ्यों पर है और पूरी तरीके से इसमें कहीं भी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रहती है। तो किसी भ्रम में ना रहें, कोई दुर्भावना, कोई दुश्मनी किसी अधिकारी की, निगम की ऐसी कुछ नहीं होती है, क्योंकि आप ऐसा कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। आप एक वैधानिक तरीके से तय प्रक्रिया के अनुसार अपनी मांगों को लेकर के पहले अपने निगम के अधिकारियों के पास जाएंगे, उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया अपनाएंगे। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और प्रक्रिया से किसी कोई आपत्ति नहीं होती। अगला प्रश्न साथियों, कितने वर्ष की नौकरी के बाद स्थायीकरण के लिए कोर्ट में केस कर सकता है कोई साथी? कई साथियों के सवाल थे। तो लेबर कानून के अंदर साथियों, जो स्थायी प्रवृत्ति का काम है, लंबा चलने वाला काम है, वहाँ पर कोई भी स्टाफ जिन्होंने 240 दिन का सेवा काल अपना पूरा कर लिया है, वो लेबर कोर्ट में लेबर कानून के तहत अपने स्थायीकरण के लिए और अपने समान काम समान वेतन के लिए मांग के रूप में केस फाइल कर सकता है। अब 240 दिन का मतलब 240 ड्यूटियों से मतलब नहीं होता है साथियों। हमारा डीटीसी में सेवा काल 364 दिन का होता है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान हम निगम के कर्मचारी होते हैं, निगम के नियम से बंधे होते हैं। 1 दिन का सर्विस ब्रेक होता है, 364 दिन का सेवा काल होता है, लेकिन लेबर कानून 240 दिन का ही सेवा काल मांगता है पात्रता के लिए। तो जिनको भी 240 दिन हो गए हैं वो केस डालने के पूरी तरीके से कानूनी रूप से पात्र हैं साथियों। और निगम के अंदर आज के अंदर मुझे पता है जहाँ तक कि 4-5 साल से सबकी सर्विस ज़्यादा ही है, कम किसी की नहीं है। तो सभी पात्र हैं यहाँ डीटीसी में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का कंडक्टर हो या ड्राइवर हो या सफाई कर्मचारी हो। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों कि चालक व संवाहक में कौन कोर्ट केस कर सकता है एवं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से भर्ती संवाहक को क्या अतिरिक्त अधिकार हैं या नहीं। तो पहली बात तो कंडक्टर हो, संवाहक हो या सफाई कर्मचारी हो जो निगम के पेरोल पे है, जिनको 240 दिन का सेवा काल जिनका हो चुका है और जो कि सबका हो चुका है, सभी लेबर कोर्ट में प्रक्रिया को अपना करके केस करने के पात्र है। अपनी नौकरी के स्थायीकरण के लिए समान काम समान वेतन के तहत अपनी ज्वाइनिंग डेट से पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए, मांग करने के लिए पात्र हैं साथियों। और रही बात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भर्ती होकर के हमारे कंडक्टर आते हैं डीटीसी में, ड्राइवर्स जो हैं सीधी भर्ती से टेस्ट के ज़रिए लिए जाते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो कोई कानून के अनुसार गारंटी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भर्ती कर्मचारी जो किसी सरकारी संस्थान में काम कर रहा है उसको पक्का होने का कानूनी अधिकार है। ऐसी ना तो कोई दलील दी जाती है कोर्ट में, ना ही ऐसा कोई कानून है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक माध्यम है जिसके ज़रिए जो बेरोज़गार युवा हैं अपनी योग्यता वहाँ दर्ज कराते हैं और जहाँ भी रिक्वायरमेंट आती है उसकी योग्यता के अनुसार उनको डाटा वहाँ पर दे दिया जाता है और संबंधित जो विभाग होते हैं जो मांगते हैं वे लोग उनको भर्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का और कोई काम नहीं होता और ना ही कोई ये नियम और कानून है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ज़रिए भर्ती हुआ कर्मचारी को ज़्यादा अधिकार हैं या उसको कोई लीगल वो है। लेबर लॉ में जो 240 दिन काम कर लिया है, स्थायी प्रवृत्ति का काम, सबको अधिकार है रेगुलाइजेशन और समान काम समान वेतन का। इसको कानून मानता है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है और हमारे बीच के ही 4 साथी कोर्ट से केस जीत कर आ चुके हैं, जिसमें एक ड्राइवर भी है कॉन्ट्रैक्ट का। अगला प्रश्न हम लेते हैं साथियों कि केस का फैसला आने में कितना समय लगेगा या केस करने के बाद कितने साल में हम पक्के हो जाएंगे। तो साथियों लेबर कोर्ट से जब हम प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, केस डालते हैं, तो निगम को कर्मचारी की तरफ से एक लीगल मांग पत्र जाता है। उसके बाद लेबर कमिश्नर के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर के यहाँ, डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ पर केस फाइल होता है। वहाँ लगभग 1 साल का समय लगता है रेफरेंस ऑर्डर बनने के लिए, जो कि फिर केस को दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट से लेबर कमिश्नर साहब ही हमारे केस को, कर्मचारियों की मांग को राउज एवेन्यू लेबर कोर्ट भेजते हैं फैसले के लिए। तो यह एक तय प्रक्रिया है। तो 1 साल वहाँ लेबर कमिश्नर के लगेगा। इसके बाद लगभग 3 साल का वर्ष जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में लग जाता है ऑर्डर आने में। तो 4 साल का ये समय अवधि है। इसके बाद केस हमारे पक्ष में जब कर्मचारी का आ जाता है तो विभाग को अधिकार होता है कि वो अपील में जा सकता है ऊपरी अदालत में। तो हाई कोर्ट में वे जाते हैं, तो हाई कोर्ट में भी लगभग 2 साल का समय, 1.5 साल का समय लगता है। तो 5 से 6 वर्ष का टोटल समय लग सकता है।
आपके जो आदेश लेबर कोर्ट से 3-4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर लागू होंगे, जो ऑर्डर आएंगे उनको लागू होने में। लेकिन ये मानिए कि जिस दिन लेबर कोर्ट से फैसला आ जाता है, आपके कागज़ों में आपकी लकीर जो है नौकरी की और स्थायीकरण की, पिछली वेतन की सारी सेम वर्क सेम पे की वो पक्की हो जाती है। हाई कोर्ट के बाद वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों। कोई भ्रम है तो उसको अपने दिमाग से निकालिए। अगला प्रश्न है कि कैट कोर्ट के ज़रिए केस करें या लेबर कोर्ट के, कई साथियों के सवाल हैं और यहाँ महत्वपूर्ण है समझना। देखिए, दोनों कोर्ट हैं, एक समान एक लेवल के कोर्ट हैं। जिसको हम लेबर कोर्ट बोलते हैं वो वास्तव में लेबर ट्राइब्यूनल होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जिसको हम बोलते हैं कानून की भाषा में। और जो कैट कोर्ट है वो प्रशासनिक ट्राइब्यूनल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। दोनों हैं ट्राइब्यूनल, लेकिन दोनों को आदेश देने की कुछ अधिकार और जो शक्तियाँ हैं ना, उनमें भिन्नता है। उस मामले में लेबर कोर्ट के पास व्यापक अधिकार हैं, ज़्यादा शक्तियाँ हैं लेबर कानून के तहत कर्मचारियों को बेनिफिट देने की। लेकिन कैट कोर्ट के पास सीमित शक्तियाँ हैं। कैट कोर्ट के पास स्थायीकरण की आदेश देने की शक्ति है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग डेट से कर्मचारी के जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगा था जिस दिन से, सभी लाभ देने की अधिकार उसके पास नहीं है। जबकि लेबर कोर्ट के पास कर्मचारी की ज्वाइनिंग डेट से ही सभी वित्तीय लाभ और सीनियरिटी लाभ, वरिष्ठता लाभ, सब कुछ देने का अधिकार लेबर कोर्ट के तहत है। इस लेबर कोर्ट के आदेश को आप इस बात से समझ सकते हैं, ऑर्डर नहीं माना जाता, उसको अवार्ड बोला जाता है। अवार्ड, कर्मचारी को अवार्ड हुआ है, ठीक है। जबकि कैट कोर्ट का आदेश ऑर्डर होता है, वो अवार्ड नहीं होता। तो पिछली सर्विस का अगर पूरा सेम वर्क सेम पे के हिसाब से पूरा लाभ चाहिए है, सीनियरिटी नौकरी के अंदर वरिष्ठता वो पूरी काउंट हो जाए, जो पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 17 साल आपने बिताए हैं, तो उसके लिए आपको लेबर कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। वो 1.5 साल लंबा होता है कैट के मुकाबले, लेकिन सभी अधिकार आपके लेबर कानून में ज़्यादा मजबूत हो, वहाँ से मिलते हैं लेबर कोर्ट से। तो मेरा भी व्यक्तिगत सुझाव है कि साथियों को लेबर कोर्ट के ज़रिए अपने रेगुलाइजेशन और सेम वर्क सेम पे की मांग करनी चाहिए साथियों। अगला प्रश्न है कि वकील की फ़ीस कितनी है, वकील कौन है और इस तय फीस में कहाँ तक की अदालत की लड़ाई कवर है। तो साथियों, वकील साहब हमारे एडवोकेट राजीव अग्रवाल हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये 4 फैसले आप सब के बीच में अभी चर्चा का विषय हैं डीटीसी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के, 4 में से 3 फैसले में एडवोकेट राजीव अग्रवाल थे। हालांकि हमें बाद में पता चला, हम पहले ही केस दे चुके हैं। ये इत्तेफाक है कि उन 4 में से 3 जो केस हैं वो एडवोकेट राजीव अग्रवाल जी के द्वारा ही, उनकी टीम के द्वारा ही लड़े गए और जितवाए गए कर्मचारियों को। तो फीस कितनी है, तो लेबर कोर्ट में जो अग्रवाल जी के साथ उनकी फ़ीस कितनी है, अगर आप सीधे वहाँ उनसे मिलते हैं तो उनके फ़ीस अलग है। वो जो भी चार्ज करते हैं वो उनकी मर्ज़ी पर निर्भर है साथियों, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे साथ जो डील उनकी है कि हम ग्रुप बना करके भेजते हैं, वहाँ जाते हैं, पुरानी जो फ़ीस तय है वही अभी तक की तय फीस है। मेरे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, 3 ग्रुप को मैं केस फाइल करवा चुका हूँ, लगभग 95 साथी हैं उसमें। अभी चौथा ग्रुप जो है अभी बन रहा है, इसमें 70, 80, 100, 125 जितने होंगे अभी 2-4 दिन में फाइनल मैं करूँगा, कितने हो सकते हैं जुड़ रहे हैं जो मेरे साथ। तो फीस में 18,000 रुपये केस फीस और 30% कमीशन, ये 2 चीज़ें हैं साथी। 18,000 फीस जो है उसमें 2,000 मैं आपसे शुरुआती तौर पर कलेक्ट करूँगा, जब आपको कोर्ट केस ग्रुप में मैं जोड़ूंगा, जब आप मुझे जोड़ेंगे, प्रक्रिया में आगे बताऊँगा। अभी 2,000 देने के बाद जो बाकी 16,000 बचे 18 में से, उनको बड़े आसान किस्तों के लिए साथ मैंने तय कर रखा है अग्रवाल साहब के साथ कि हर दूसरे महीने, हर महीने नहीं, हर दूसरे महीने 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जो कोर्ट केस में ग्रुप हैं उनका ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप से पैसे इकट्ठे करूंगा मैं और इकट्ठे पैसे वकील साहब को दिए जाएंगे। तो उनको सभी कर्मचारियों का इकट्ठा पैसा मिलता है, हर दूसरे महीने 500-500 कलेक्ट किए जाएंगे, हर दूसरे महीने 500 रुपये। 1 साल में 3,000 रुपये इकट्ठे होंगे, वो भी किस्तों में। शुरुआत में 2,000 दे दिए, फिर 500-500 की किस्तें हो गई हर दूसरे महीने। 1 से 7 तक देना वो अनिवार्य होगा। इस चीज़ को समझे साथियों। तो जब तक हमारा 4 साल लगभग के केस जो ये समय लगता है, इस दौरान तक हमारी फीस जो 18,000 वो भी लगभग अपने एंड तक पहुंच जाएगी, पूरी हो जाएगी। और स्टाफ के ऊपर दबाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा वेतन नहीं मिलता हमें, तो ये थोड़ा वेतन मिलता है, इसलिए बहुत आसानी से, ताकि सभी स्टाफ नियमित रूप से अपनी फीस दे सकें।
यह व्यवस्था मैंने अग्रवाल साहब के साथ डील में कर रखी है। और कहाँ तक ये अदालती लड़ाई कवर है इस फीस के अंदर, ये हमारी लेबर कोर्ट तक की जो आदेश होंगे, जैसे 4 केसेज में आदेश हुए वहाँ तक की है। हाई कोर्ट में अगर आदेश जाता है साथियों, उसकी फ़ीस अलग से होगी। उसमें ग्रुप कितना बड़ा, मान लो 20 आदमी है, 30 आदमी है, तो वकील साहब उस समय देखते हैं कि भाई जितने लोग हैं तो पर हेड एक लमसम वो 1 टाइम फीस चार्ज करते हैं। हाई कोर्ट में केस फाइल जाता है, जब DTC चली जाती है तो हमें भी अपना वकील खड़ा करना पड़ता है। बड़ा वकील वहाँ पर खुद अग्रवाल जी होते हैं, उनकी हाई कोर्ट की टीम होती है। तो 5,000 या 7,000 जो भी वो पर हेड चार्ज करते हैं, लगभग इतना ही होता है। और अगर मान लो 8-10 कर्मचारियों का ही ग्रुप है तो हो सकता है वो 8 से 10 हज़ार पर हेड चार्ज करें, लेकिन 20, 25, 30 लोग हैं तो 5 से 7 हज़ार रुपये चार्ज वो लगभग करते हैं। तो यह हाई कोर्ट की फ़ीस अलग से 1 टाइम देनी पड़ती है। जो 30% कमीशन है साथियों, ये वो चीज़ है जब पिछली आपकी जितनी सर्विस है, जितनी आपकी ड्यूटियाँ हुई हैं, 10 साल, 16 साल, 15 साल, 5 साल, उन सभी का पिछला पैसा पक्के कर्मचारी के अनुसार जितना बनता है वो जब आपके अकाउंट में दिलवा दिया जाएगा, आ जाएगा, उसके बाद 30% का कमीशन वकील साहब आपसे ले लेंगे। जितना 100 रुपये मिले हैं तो 30 रुपये वो आपसे ले लेंगे, 70 रुपये वो आपके हैं। और ये वो पैसा होता है कि ये कभी नहीं मिलने का कर्मचारियों को। गवर्नमेंट अगर कल पक्का कर दी तभी भी नहीं मिलेगा, वो उसी करंट डेट से करेगी। कैट कोर्ट में जाएंगे नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ पर कमीशन नहीं होता, वहाँ पर 1 टाइम फीस होती है कैट कोर्ट में। पर हेड वकील कैट कोर्ट में जब केस करते हैं तो 1 टाइम लेता है। 30% कमीशन वहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि पिछला कुछ मिलना ही नहीं है, तो कर्मचारी देगा कहाँ से। यह पावर के और लेबर कानून में है, लेबर कोर्ट के थ्रू है कि पिछला पैसा पूरा मिलता है, उसमें से वकील साहब अपना लेते हैं 30% कमीशन। तो ये निर्भर करता है वकील पे, कोई 25% ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कुछ 35 भी। भैया जिनकी जैसी बड़ी दुकानदारी है, जैसा नाम है, वैसा भी लोग चार्ज करते हैं। तो हमारे केस में 18,000 रुपये और 30% कमीशन। 18,000 रुपये शुरुआत में 2,000 कलेक्ट किए जाएंगे, फिर बाकी की जो 16,000 अमाउंट बचा है 500 रुपये हर दूसरे महीने हर एक स्टाफ से एकत्र करके और वो वकील साहब को दिए जाते रहेंगे। उस केस के साथ साथ फीस जाती रहेगी। तो ये चीज़ मैंने इसमें स्पष्ट कर दी है साथियों। इसके बाद डेथ केस में भर्ती स्टाफ के अधिकार ज़्यादा मजबूत हैं या सामान्य भर्ती स्टाफ के? तो साथियों मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि दोनों के अधिकार बराबर हैं, तकनीकी रूप से थोड़ा सा फर्क है। डेथ केस में कंपैशनेट ग्राउंड पे जो कर्मचारी केस में है उसको किसी भी संस्था में, किसी भी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर रखना गैरकानूनी है। यह नियम है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं और यह एक कानून भी है कि कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकते, उसको सीधा ही पक्के रखने का प्रावधान है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पे उसको रखा है तो वह गैरकानूनी है, वह कर्मचारी अदालत में जा सकता है और उसको सारे लाभ पक्के वाले ज्वाइनिंग डेट से मिलेंगे। उसी प्रकार जो सामान्य भर्ती से जो स्टाफ भर्ती है उसके लिए कानून है कि 240 दिन तक उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा सकता है, उस दौरान उसे काम लिया जा सकता है और 240 दिन के अंदर अंदर उसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन अगर 240 दिन का समय जिसका पूरा हो चुका है, सेवा काल उससे ज़्यादा का है, तो उस स्थिति में उस कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर रखना भी गैरकानूनी है और वो कर्मचारी भी कोर्ट जा सकता है कि 240 दिन मेरा काम पूरा हो गया, स्थायी प्रवृत्ति का काम है, मेरे को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, जो कि गैरकानूनी है, और वो अदालत से मांग कर सकता है अगर सरकार नहीं देती है तो सिर्फ यही फ़र्क है कि डेथ केस में किसी भी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर रखना गैरकानूनी है, शुरू दिन से उसको पक्का होने का अधिकार है। और संविदा पर जो कॉन्ट्रैक्ट सामान्य भर्ती जो लगे हुए हैं 240 दिन काम करने के बाद उनको पक्का होने का अधिकार है, इतना ही फ़र्क है, बाकी कानून सब समान है साथी। अगला प्रश्न है कि मेरे माध्यम से वकील राजीव अग्रवाल के पास केस डालने की प्रक्रिया क्या है या मेरे साथ कोई केस में कैसे जुड़ सकता है साथियों। तो मैंने एक प्रक्रिया बना रखी है साथियों, ताकि कर्मचारियों को बार बार वकील के दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े ड्यूटी को छोड़ करके, और एक आसानी से सुगमता से काम हो सके। आगे भी 4-5 साल की लड़ाई जब लंबी रहती है तो कोर्ट केस का एक ग्रुप हो, उसमें सारी सूचनाएं पूरी पारदर्शी तरीके से मिलती रहें कि केस की डेवलपमेंट क्या है, तारीख क्या है, हर तिथि पे जब फीस का कलेक्शन होता है तो किस साथी की फीस आ गई है, किसकी नहीं आ गई है, कितनी, वो सारा डाटा उस ग्रुप में शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है। तो केस से जुड़ने का जो तरीका है साथियों वो ये है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 9211845252 9211845252, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डेथ केस के साथी हैं तो डेथ केस के लिए मुझसे गूगल फॉर्म की मांग करें,
और सामान्य भर्ती केस से हैं तो सामान्य भर्ती केस लिख करके अपना नाम और टोकन साथ में लिख के गूगल फॉर्म की मांग करें। 2 श्रेणियां हैं, ये केस अलग अलग पड़ते हैं दोनों के। तो मैं गूगल फॉर्म का लिंक साझा करूंगा उस साथी के साथ। उसके बाद वो साथी एक कोर्ट केस के संभावितों के ग्रुप से जुड़ जाएगा, DTC कोर्ट केस ग्रुप 4th बैच, जो 4था ग्रुप बन रहा है मेरा। और उससे जुड़ने के बाद आगे की जानकारी उस ग्रुप में मिलेगी। वहाँ पर फिर उस ग्रुप के अंदर जानकारी के बाद सभी से 2-2 हज़ार रुपये शुरुआती जो कोर्ट फीस है वो एकत्र की जाएगी मेरे द्वारा। जो साथी फीस पे कर देंगे, ग्रुप में सभी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और बाकी जो नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। उस ग्रुप में वही रहेंगे जो कोर्ट केस के लिए फाइनली अग्री हुए हैं और जिन्होंने फीस पे कर दी है। उनका डाटा, उनकी लिस्ट ग्रुप में साझा की जाएगी, चेक करवाई जाएगी। उसके बाद वो लिस्ट, वो डाटा वकील साहब को भेज दिया जाएगा कि वकील साहब ये पैसे हैं और ये स्टाफ है, ये कोर्ट केस के लिए फाइनल है। वहाँ से कोर्ट केस की फाइल तैयार होगी, पूरी लिस्ट वकील साहब के वहाँ से तैयार होकर के डॉक्यूमेंट मेरे पास आएंगे। अब उन डॉक्यूमेंट्स को मेरे पास आने के बाद मुंडका गांव में मेरा निवास स्थान है, मैं मुंडका गांव का निवासी हूँ। तो यहाँ पर कर्मचारियों के लिए 10 दिन का एक शेड्यूल रखा जाएगा। उन 10 दिनों के दौरान जिसका जिस दिन रेस्ट हो वो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक डॉक्यूमेंट बता दिए जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो कर्मचारी यहाँ पर आएंगे, साथ ही मेरे घर पर, मेरे निवास पर, और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, अंडरटेकिंग साइन करेंगे। तो इसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर कंप्लीट करके, फाइल कंप्लीट करके वकील साहब को भेज दी जाएगी और वहाँ से फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पहले निगम को नोटिस जाएगा, मांग पत्र, फिर उसके बाद 1 महीना वेट करके डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ पर हमारा केस फाइल होगा। डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ लगभग 8-9 महीने केस, 10 महीने, साल भर चलेगा और वहाँ से फिर केस हमारा रेफर होकर राउज एवेन्यू कोर्ट चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया है मेरे साथ जुड़ने की कि व्हाट्सएप के पर मेरे नंबर पर आप अपना गूगल फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। उस गूगल फॉर्म को भरने के बाद आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, आगे की जानकारी वहाँ दी जाएगी। रही बात उसमें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट साथियों यहाँ ग्रुप में ही बता देता हूँ, या सॉरी वीडियो में भी, कि आधार कार्ड, आपका आई कार्ड, पुराना है, एक्सपायर है तो भी चलेगा, करंट की जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है उसकी जो ऑर्डर कॉपी स्लिप मिली हुई है रिन्यूअल की अभी हालिया, वो हाल के महीनों की, पिछले महीने की, उससे पिछले की करंट की हो, पे स्लिप, 2 फोटो और आपका एक चेक जो आपका नाम जिस पर छपा हुआ हो, खाली साइन किया हुआ, ये अंडरटेकिंग के साथ लगेगा। अंडरटेकिंग के बारे में भी दोनों चीज़ें मैं यहाँ अभी स्पष्ट कर देता हूँ कि एक अंडरटेकिंग जो है चेक वाली है उसमें लिखा होगा 30% के बारे में कि आपके अकाउंट में आने के बाद वकील साहब को देने हैं वे। उसकी श्योरिटी के तौर पर आपका ये फलाना नंबर चेक है, इस ब्रांच का है, ये श्योरिटी के तौर पर आप यहाँ पर अभी जमा कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल उस केस में होगा जब कोई कर्मचारी पैसा उसको मिलने के बाद किसी भी लालच के भाव में या किसी भी भाव में वो उस 30% को देने से मना करता है, तो उस केस में वो अंडरटेकिंग जिस पे साइन होंगे और वो चेक वकील साहब को दे दिया जाएगा आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उस कर्मचारी के विरुद्ध, उस रिकवरी के लिए 30% की। वो वकील जाने, फिर वो कर्मचारी जाने। दूसरा एक जो अंडरटेकिंग साइन होगा वो ये होगा कि कोई भी कर्मचारी जो है उनका केस वकील साहब किसी भी स्टेज पर केस लिस्ट से हटवा सकते हैं बिना कर्मचारी की सहमति के। शुरुआत में ही सहमति ले ली जाएगी कि कल को कोई कर्मचारी वकील साहब के कार्यालय में भद्रता करता है, वकील साहब से भद्रता करता है, या जो 500 की किस्तें समय पर पूरी नहीं करता है, तो उसके बाद उस एक कर्मचारी की वजह से बाकी कर्मचारियों का कोर्ट केस प्रभावित ना हो, उसको नाम को हटाने की प्रक्रिया में जो जटिलताएं हैं, नोटिस करवाना, कर्मचारी को बुलाना, कोर्ट फीस नहीं दी है जी, वकील साहब आरोप लगाएंगे, तो 3-4 तारीखें ख़राब हो जाती हैं, केस होल्ड हो जाता है। तो कुछ एक कोई ऐसा कर्मचारी हो तो उसकी वजह से बाकी कर्मचारी जो नियमित रूप से, अनुशासित रूप से दिशा निर्देश का पालन करते हैं, उनके केस को प्रभावित ना हो। तो ऐसे में अच्छा होता है कि उस कर्मचारी को ही केस से निकाल दिया जाए। तो वो एक साइन लिया जाएगा। कल को अगर इस तरह की कोई अनियमितता कोई कर्मचारी करता है तो केस से नाम हटवाने का अधिकार वकील साहब को होता है, उसमें कर्मचारी से फिर पूछा नहीं जाता। अगला जो प्रश्न है साथियों कि मैं कौन हूँ, कोई वकील हूँ, अध्यक्ष हूँ, या कोई यूनियन चलाता हूँ, क्या हूँ? साथियों मैं भी कर्मचारी हूँ, आप ही की तरह एक संविदा कर्मचारी हूँ, DTC में संविदा चालक हूँ। और रही बात कि इतनी सरदर्दी क्यों ले रहा हूँ, तो साथियों देखिए,
इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, ये कुछ सवाल हैं। तो अब मैं कहूँगा कि भाई हो सकता है कल को आपकी नौकरी रेगुलाइजेशन हो जाए, वकील साहब का सारा पैसा वैसा उसको मिल जाएगा, एक अच्छी पैरवी पूरे ग्रुप की, ये 100, 125, 150 आदमियों की वकील साहब को करवाऊँगा, तो कल को कोई वकील साहब मुझे कोई भाई इनाम भी दे दें, कुछ 1-8% मुझे भी दे दें। अगर देंगे तो भैया उसको चुचकार के स्वीकार कर लूँगा, नो डाउट। और भैया नहीं भी देंगे तो फिर कोई बात नहीं, नौकरी तो मिली गई, रोज़गार तो मिली गया। खैर, तो साथियों मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये सब चीज़ें नहीं है ना, कोई वकील से मेरी कोई ऐसी बात है कि हर इंसान साथियों समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति, भाईचारे के प्रति कुछ ना कुछ अपना योगदान करता है दोस्तों। कोई भंडारे करता है, कोई गोष्ठी करता है, कोई संगठन बनाता है, कोई कुछ अपनी बातों से किसी को मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोषण है साथियों। ठीक है, मैं घर परिवार से वित्तीय रूप से सक्षम हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कल को बच्चे ये ना कहें कि पापा घर बैठ के ये सब चीज़ें अपना कमा के खा रहा हूँ। लेकिन साथियों बहुत से साथियों का रोज़गार बहुत बड़ा सहारा है ये, लेकिन एक शोषण भी है। एक आदमी, एक हमारा साथी अचार के साथ रोटी लेके आता है, अपना लंच लेके आता है, 4 रोटी शाम को खाता है, 2 रोटी सुबह के लिए बचा के रखता, सुबह ड्यूटी करनी है, भैया खा लेंगे। काम बराबर करता उस कर्मचारी के बराबर जो दूसरा पक्का कर्मचारी है, 70,000 तनख्वाह ले रहा है। ठीक है, वो उसकी किस्मत है, नो डाउट हैं। तो अब ये चीज़ें जब होती हैं, जबकि मेरे को ये पता कानूनन उस कर्मचारी का भी जो अपने बच्चों के लिए 1 किलो फल ले जाने की हैसियत में नहीं है, अगर इस तनख्वाह को देखा जाए तो इतना शोषण का शिकार हो रहा है। और मुझे पता है कि कानून में इसके अधिकार हैं और मैं सक्षम हूँ, तो मेरे पास ज्ञान है, तो मैं अपने ज्ञान के आधार पर एक जागरूकता फैला सकता हूँ कि निगम में अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हुए, अपने अधिकारियों का सम्मान करते हुए, निगम के नियमों को पालन करते हुए हम एक प्रक्रिया हमारे पास उपलब्ध है, रास्ता उपलब्ध है, तो अपने साथियों को वो रास्ता बताऊँ। वित्तीय लाभ कल को मुझे वकील साहब दे ना दें, लेकिन ये जो मेरे साथ कर्मचारी जुड़े हुए हैं या मेरी बात सुन के और भी वकील के साथ कोई साथी कोर्ट केस चले जाते हैं, और जब वे स्थायी होंगे, निश्चित स्थायी होना निश्चित है, बैकवेजिज सब निश्चित है, मिलना तय है साथियों, नौकरी सुरक्षित हो जाएगी। और जब कल को ये मिलेंगे तो उनकी अंतरात्मा से एक दुआ ज़रूर मिलेगी कि नरेंद्र लाकड़ा जी को सुना था, उसके बाद हमारा मन हुआ, हिम्मत हुई और हमने केस किया, उनके साथ किया, कहीं और से किया, जैसे भी किया। तो साथियों कोई ये एहसान या परोपकार नहीं है, बस एक समाज के प्रति, मैं अपने साथियों के प्रति, जिस संगठन में हूँ वहाँ के अपने कर्मचारी साथियों के प्रति कुछ कर सकता हूँ, उनको कुछ रास्ता दिखा सकता हूँ, उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो यह मेरा फ़र्ज़ भी है, नैतिक फ़र्ज़ है साथियों। तो बस यही है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, सिरदर्दी मैं इसे नहीं मानता। ठीक, अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं सक्षम हूँ अपने साथियों की, मेरे पास ये जानकारी है, धक्के खा खा करके कानून की, कचहरियों की, अदालतों की, ये अनुभव जो प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, इनको बांटूँ और इससे और लोगों का भी भला हो जाए, तो भाई मुझे उस चीज़ का पुण्य ही मिलेगा साथियों। बस यही एक मेरी सोच है, विचार है। तो अभी ये सवाल ज़्यादातर सारे इसमें कवर हो गए हैं साथियों। वीडियो को देखें, सुनें, समझें और इसको शेयर भी कर दें। बाकी जिनको जुड़ना है मैं फिर से बता रहा हूँ, 921184 5252 9211 845252 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैंने सारी ऊपर चीज़ें बता दी हैं। और उसके बाद अपना गूगल फॉर्म मांगिएगा। आप सामान्य श्रेणी से भरती हैं तो लिख दीजिएगा नाम और टोकन के साथ, और डेथ केस में है तो वो भी लिख दीजिएगा, नाम और टोकन ज़रूरी है। आगे फिर मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहाँ पर आगे के निर्देश मिलेंगे, छूटेगा नहीं कोई भी साथी। तो सभी साथियों इस रास्ते पर आगे बढ़ें, नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, आपका रोज़गार का स्थायित्व हो जाएगा, समान काम समान वेतन का आपको पूरा मिलेगा, कानूनी अधिकार कानून के ज़रिए मिल जाएगा। सरकारों के भरोसे उम्मीद में बैठे रहकर अपना कीमती समय व्यर्थ मत करिए साथियों, इस चीज़ से ऊपर उठिए, आगे बढ़िए। यही मेरा आप सभी से प्रार्थना है साथियों। नमस्कार साथियों।